अगर आप बुरा न माने तो मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ। मर्सिडीज वाले ने हैरत से कहा, मेरा नाम? क्या तुम अखबार नहीं पढ़ते या टीवी नहीं देखते? मैं तो अब तक इस खुश फहमी में मुब्तला था कि तुमने मुझे पहचान लिया है। तुम वाकई मुझे नहीं पहचान पाए या? मैंने कहा, मैं वाकई आपको नहीं पहचान सका। मैं अखबार तो पढ़ता हूँ मगर बाकायदगी से नहीं। टीवी देखे हुए तो कई बरस हो गए। उसने आहिस्ता से कहा, मैं सुल्तान हूँ, सुल्तान जमाली। स्टीयरिंग पर मेरा हाथ कांप कर रह गया। मैंने उसका नाम सुन रखा था। वो अरबपति सरमायादार था और उन लोगों में से था जिन्हें खुद भी अपनी दौलत का इल्म नहीं होता। गुज़श्ता कई बरसों से वो सियासत के मैदान में भी तबाज़माई कर रहा था और शायद हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से कौमी असम्बली का इंतखाब भी लड़ चुका था। मगर फिर मुल्क पर मार्शल लॉ आ गया तो सियासी सरगर्मियां मांद पड़ गईं। वो मुल्क की खासी अहम शख्सियात में शुमार होता था। उसकी हैरत बजा थी कि मैं उसे पहचान नहीं सका था। अब मुझे हैरत हो रही थी कि जमाली जैसा अरबपति शख्स, जिसके इशारे पर बड़े से बड़ा और नामुमकिन से नामुमकिन काम मुमकिन हो जाता था, वो यूं खौफजदा होकर क्यों भाग रहा था। उसका ताल्लुक अंदरूनी सिंध के एक जागीरदार घराने से था। अगर वो पुलिस से मदद न भी लेता तो उसके जाती मुहाफिज ही इतने थे कि उसे खतरे में देख कर दौड़े चले आते। इस दौरान में हम अपार्टमेंट तक पहुंच गए। मैंने गाड़ी गैराज में खड़ी की और अपार्टमेंट के दरवाजे पर पहुंच गया। कीरिंग में अपार्टमेंट की चाबी मौजूद थी। मुझे याद आ गया कि दरवाजे की 2 चाबियां थी, एक ग्लोरिया के पास थी और दूसरी मेरे पास। जमाली ने पूछा, क्या यहाँ कोई मुलाजिम या चौकीदार नहीं है? मैंने दरवाजा खोलते हुए कहा, मैं गरीब आदमी हूँ जमाली साहब, इसलिए कोई मुलाजिम अफोर्ड नहीं कर सकता। जमाली पहली दफा खुलकर मुस्कुराया, बोला, अब इतने गरीब भी नहीं हूँ। गरीब आदमी इतना महंगा अपार्टमेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकता और इतनी कीमती गाड़ी भी नहीं रख सकता। मैंने कहा, यह सब कुछ मेरा नहीं है, न सिर्फ ये अपार्टमेंट बल्कि इसकी एक एक चीज किराए की है। वैसे आप क्या पीना पसंद करेंगे, सॉफ्ट ड्रिंक या हार्ड? जमाली ने बेतकल्लुफी से कहा, फिलहाल तो मुझे कॉफी की तलब हो रही है, ब्लैक कॉफी मिल जाए तो क्या बात है। मैंने कहा, आप तशरीफ रखें, मैं 5 मिनट में कॉफी बनाकर लाता हूँ। ये कहकर मैं किचन में चल दिया। ग्लोरिया ने किचन को आईने की तरह चमका दिया था। कॉफी के 2 कप पीने के बाद जमाली काफी हद तक संभल गया। फिर उसने सिगरेट सुलगाई और पुरख्याल अंदाज में उसके गहरे गहरे कश लेने लगा। मैंने भी उसे छेड़ना मुनासिब न समझा। वो शायद ये फैसला कर रहा था कि उसे मुझ पर एतमाद करना चाहिए या नहीं, और एतमाद कर भी ले तो किस हद तक। जमाली ने पूरी सिगरेट इसी सोचो विचार में खत्म करके एस्ट्रे में मस ली और नई सिगरेट सुलगाने लगा। उसने सिगरेट का भरपूर कश लिया और बोला, मैं असल में पाइप पीने का आदी हूँ, मगर उजलत में अपना पाइप और पाउच लेना भूल गया। उसकी बात सुनकर मैं भिन्ना गया, मगर मैंने बहुत मुश्किल से अपनी झुंझलाहट पर काबू पाया और कहा, फिलहाल तो इसी पर गुजारा करें, सुबह मैं आपको पाइप भी ला दूंगा और जरूरत की दूसरी चीजें भी। वो फिर किसी सोच में गर्क हो गया। मुझे उसके अंदाज से अब झुंझलाहट हो रही थी। दिल चाह रहा था कि उसका हाथ पकड़ूं और घसीट कर दरवाजे से बाहर निकाल दूं कि जहां सिंह समाये चले जाओ। मुझे खुदाई फौजदार बनने का कोई शौक नहीं है। दूसरी सिगरेट खत्म करने के बाद उसने तीसरी सुलगाई और बोला, गलती इसमें मेरी ही थी, मुझे उन गैर मुल्कियों पर एतमाद नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा, अगर आपने मुझे कुछ बताने का फैसला कर लिया है तो प्लीज मुझे शुरू से सब कुछ बताइए। मुमकिन है मैं आपकी कोई मदद कर सकूं, वरना हो सकता है कि बेखबरी में मैं भी आपके साथ ही मारा जाऊं। जमाली एकदम उठ खड़ा हुआ, बोला, तुम ठीक कहते हो, मेरे साथ तुम भी मारे जाओगे। मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए, वरना तुम्हारा खून भी नाहक मेरी गर्दन पर होगा। मैंने कहा, जमाली साहब प्लीज बैठ जाइए और मुझे पूरी बात बताइए। मैं आसानी से नहीं मरूंगा, बल्कि आपके 4-6 दुश्मनों को ठिकाने लगाकर मरूंगा। आप मेरी फिक्र न करें, मैं तो कई बरस से मौत के साथ आंख मचोली खेल रहा हूँ। जमाली ने एक मर्तबा फिर मुझे गौर से देखा और बड़बड़ाया, ऐसा लगता है जैसे मैंने इससे पहले भी तुम्हें देखा है। कहा, ये मुझे याद नहीं आ रहा। मैंने जल्दी से कहा, ऐसा उमूमन होता है, बाज चेहरे देखकर हमें खामखा ऐसा लगता है कि हम पहले भी उन लोगों से कहीं मिल चुके हैं। वो बोला, लेकिन तुम्हारा चेहरा मैंने कहाँ देखा है? वो मेरी बात को नजरअंदाज करके खुद कलामी के अंदाज में बोला, तुम्हारा चेहरा? फिर वो बुरी तरह चौंक उठा, बोला, मेरी याददाश्त भी इतनी कमजोर हो गई है, मगर अब मुझे याद आ गया, मैंने ये चेहरा कहाँ देखा है। जमाली ने सरगोशी की, तुम कामरान हो ना? मैंने हंसकर कहा, आपने सही पहचाना। जी हाँ, मैं ही वो रुसवाए जमाना शख्स हूँ जिसकी तलाश में अमेरिकन CIA, KGB, मोसाद और भारत की रॉ दिन रात एक किए हुए हैं। जमाली पुरजोश लहजे में बोला, अब मैं तुम पर मुकम्मल एतमाद कर सकता हूँ। तुम्हें याद होगा कि चंद माह कबल कराची की एक खूबसूरत और मारूफ कॉल गर्ल शबाना का मर्डर हो गया था। पुलिस खासी तुंदही से उसके कातिलों को तलाश कर रही है। उसके फ्लैट से जितने लोगों के विजिटिंग कार्ड्स और खतूत मिले हैं वो सब इस वक्त पुलिस की तहवील में हैं।
उसने खामोश होकर सिगरेट का एक तवील कश लगाया। मैंने उसे टोकना मुनासिब न समझा। चंद लम्हे के बाद वो खुद ही बोला, उस हरामजादी शबाना से मेरी मुलाकात अमेरिका में हुई थी। तुम्हें शायद इल्म होगा कि वो हरामजादी पहले कौमी एयरलाइन में एयर होस्टेस थी। बाद में एयरलाइन ने उसे मुलाजमत से जवाब दे दिया। उसके बाद उसने मॉडलिंग शुरू कर दी। मैंने उसकी बात काटी, कहा मैं जानता हूँ आप शायद उससे मुलाकात के बारे में कुछ बता रहे थे। वो बोला, कामरान बेटा, मैं तुम पर एतमाद करके सब कुछ बता तो रहा हूँ, मगर मुझे शर्मिंदगी हो रही है। तुम बहरहाल मेरे बेटे के बराबर हो। मैंने कहा, बेफिक्र होकर सब कुछ बताइए, आपका राज हमेशा मेरे सीने में दफन रहेगा। वो बोला, मैं बता रहा था कि मेरी मुलाकात उस कॉल गर्ल से न्यूयॉर्क में हुई थी। वो किसी ताइफे के साथ अमेरिका गई थी। मुझे उसका रक्स पसंद आया तो मैंने उससे मुलाकात की। फिर जितने दिन वो न्यूयॉर्क में रही मुझसे मुलाकात करती रही। वहां से वो लोग पेरिस गए तो मैं भी पेरिस पहुंच गया। इस दौरान शबाना मुझसे काफी बेतकल्लुफ हो चुकी थी। उसने कई मरतबा खासी भारी रकमें ये कहकर मुझसे कर्ज ली कि मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो गया है और आपका कर्ज मैं पाकिस्तान पहुंच कर लौटा दूंगी। मुझे अगर जर्रा बराबर भी शुबा होता कि शबाना अमेरिकन CIA के लिए काम करती है तो मैं उससे बात करना भी पसंद न करता। फ्रांस में उन हरामजादों ने होटल के कमरों में मेरी और शबाना की ऐसी काबिल एतराज तस्वीरें बनाई जो अगर मंजर आम पर आ जाएं तो मेरी इज्जत तो खैर मिट्टी में मिलेगी ही। मेरी औलाद और मेरी बीवी भी मुझसे नफरत करने लगेगी। मैं खुद भी उन तस्वीर के मंजर आम पर आने के बाद जिंदा नहीं रहना चाहूंगा। पाकिस्तान वापसी के बाद भी शबाना मुझसे मिलती रही। एक दफा उसने मुझसे 5 लाख रुपए का मुतालबा किया। उसका मुतालबा सुनकर पहले तो मैं हैरान रह गया। फिर मैंने उसे टालने की कोशिश की कि फिलहाल इतनी रकम मेरे पास नहीं है। उस वक्त तो वो खामोशी से चली गई। मगर दूसरे दिन मुझे डाक के जरिए एक रजिस्टर्ड लिफाफा मौसूल हुआ। उसमें मेरी और शबाना की काबिल एतराज तस्वीरें थीं। उनकी तादाद 15 थी। वो ऐसी तस्वीरें थीं जिन्हें देखकर मैं खुद भी शर्म से पानी पानी हो गया। तस्वीरों के साथ टाइप किया हुआ एक खत था जिसमें लिखा था कि हमारे पास ऐसी 20 तस्वीरें और हैं, नेगेटिव समेत। हर तस्वीर की कीमत 1 लाख रुपए है। गोया मुझे 35 लाख रुपए की अदायगी करना थी। रकम अगरचे बहुत बड़ी थी और उसकी अदायगी मेरे लिए नामुमकिन नहीं थी, मगर इस बात की क्या गारंटी थी कि ब्लैकमेलर रकम लेने के बाद मेरा पीछा छोड़ देंगे। मैंने उसी वक्त शबाना से राब्ता किया। जब उसने वो तस्वीरें देखी तो उसका चेहरा धुले हुए लट्ठे की तरह सफेद पड़ गया। उसे शायद खुद भी उन तस्वीर का इल्म नहीं था। वो खुद भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उसने मुझे मशवरा दिया कि तुम फिलहाल ब्लैकमेलर को टालने के लिए कुछ रकम अदा कर दो। मैं सोचती हूँ कि इस मसले से कैसे निपटा जाए। इसमें तो मेरी इज्जत भी दाव पर लगी हुई है। मैं समझा कि वो चालबाजी से काम ले रही है, मगर इज्जत बचाने के लिए मैंने उसकी बात मान ली और ब्लैकमेलर को 5 लाख रुपए डॉलर्स की सूरत में अदा कर दिए। फिर शबाना ने न जाने कैसे उन लोगों से तमाम तस्वीर और नेगेटिव हासिल करके मेरे हवाले कर दिए। उसने कहा, जमाली साहब, मैं मॉडल गर्ल और स्टेज डांसर जरूर हूँ, मगर तवाइफ नहीं हूँ। इन तस्वीरों की वजह से आपके साथ साथ मेरी जिंदगी भी तबाह हो सकती थी। फिर 2 दिन के बाद शबाना को कत्ल कर दिया गया। मुझे यकीन है कि उसके कत्ल में भी उसी अमेरिकन का हाथ है जिसने मुझसे 5 लाख रुपए वसूल किए थे। एक दिन उन लोगों ने मुझे भी अगवा कर लिया और तस्वीरों के बारे में पूछा। मैंने झूठ बोला कि मुझे सिर्फ वही तस्वीरें मिली हैं जो तुम लोगों ने भेजी थी। उनके सरगना ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम हमें 35 लाख अदा कर दो और सब कुछ भूल जाओ। ये मत समझना कि हमारे पास सिर्फ वही तस्वीरें थीं। हमारे पास तुम्हारी और शबाना की बेशुमार तस्वीरें अब भी मौजूद हैं। अगर हमारी बात मानोगे तो फायदे में रहोगे। मैं जानता था कि वो मुझसे ब्लफ करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनके पास कोई और तस्वीर होती तो वो मुझे अगवा करने की बजाय पहले की तरह ब्लैकमेल करते। उन्होंने मुझे एक बंगले के फर्स्ट फ्लोर पर कैद किया। उनका ख्याल था कि मैं वहां से फरार नहीं हो सकूंगा, मगर मैं पाइप के जरिए वहां से निकल भागा। उन्हें फौरन ही मेरे फरार का इल्म हो गया, मगर फौरी तौर पर उनके पास कोई गाड़ी नहीं थी जिसके जरिए वो मेरा पीछा कर सकते हैं, वरना अब तक वो मुझे पकड़ चुके होते। जमाली खामोश होकर पानी पीने लगा। शायद बोलते बोलते उसका हलक खुश्क हो गया था। मैंने कहा, इसका मतलब यह है कि आप जिस गाड़ी में फरार हुए थे वो भी उन्हीं लोगों की थी। जमाली ने कहा, हाँ, ये गाड़ी उन्हीं की है। फिर वो चौंक कर बोला, अरे हाँ, मुझे याद आया कि उनकी कैद में एक अमेरिकन लड़की भी थी। पहले तो मुझे इस बात पर हैरत हुई थी कि उस अमेरिकन ने अपनी ही हमवतन को कैद कर रखा है। फिर मजीद हैरत इस पर हुई कि उस नाजुक अंदाम लड़की को उन लोगों ने बहुत बेरहमी से जानवरों की तरह बांध रखा था। मैंने बेचैन होकर पूछा, उस अमेरिकन लड़की का हुलिया बता सकते हैं आप? जवाब में जमाली ने ग्लोरिया का हुलिया बता दिया। मैं झट से खड़ा हो गया। मैंने कहा, क्या उनमें से किसी ने उस लड़की का नाम भी लिया था? वो बोला, उस लड़की से सिर्फ पीटर बात करता था। मेरी बेचैनी में इजाफा हो गया। मैंने कहा, पीटर? दराज कद और गढ़े हुए जिस्म का जवान आदमी? जमाली ने इस बात में सर हिला दिया।
बोला भूरे बाल हैं और पेशानी पर हिलाल नुमा जख्म का निशान है। फिर वो हैरत से बोला हाँ, मगर तुम उसे कैसे जानते हो? मैंने चीख कर कहा मुझे बताइए कि वो इमारत कहाँ है। वो बोला वो इमारत मोहम्मद अली सोसाइटी के इलाके में है, मगर तुम। मैंने उसकी बात काट दी, कहा मेरे पास वक्त नहीं है जमाली साहब, मुझे उस इमारत तक ले चलिए। ये कहकर मैंने अपना ब्रीफ केस उठाया और उसमें से फोल्डिंग राइफल निकाल ली। उसे असेंबल करने के बाद मैंने बहुत से फाजिल राउंड्स भी पेंट की जेब में ठूंस लिए। उसी वक्त दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई दरवाजे से टकराया हो। फिर कुत्ते की खूंखार गुर्राहट सुनाई दी। जमाली के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वो वहशतज़दा होकर बोला उन्होंने कुत्ते के जरिए मेरा सुराग लगा लिया है। बहुत ही खौफनाक किस्म का कुत्ता है, ग्रे हाउंड और ब्लड हाउंड का क्रॉस है। एक दफा गर्दन पकड़ ले तो फिर मारने के बाद ही छोड़ता है। मैंने झुंझला कर कहा मैंने कुत्ते का शजरा नसब नहीं पूछा, सवाल यह है कि ये कुत्ता यहाँ तक कैसे पहुंचा। जमाली जल्दी से बोला अरे ये ट्रेंड कुत्ता है, ये मेरी बू पर यहाँ तक पहुंचा होगा। मैंने राइफल लोड करते हुए कहा इसका मतलब है कि उसके पीछे पीटर भी होगा, आज उससे भी दो दो हाथ हो ही जाएं। अफसोस मुझे इस बात का है कि एक आरामदेह और महफूज ठिकाना मेरे हाथ से निकल जाएगा। फिर मुझे एक ख्याल आया। मैंने जमाली से पूछा कुत्ते के पीछे आने वाले तो अभी काफी दूर होंगे, अगर किसी तरह कुत्ते को गायब कर दिया जाए तो उनके फरिश्तों को भी इल्म नहीं होगा कि हम बिल्डिंग के किस फ्लैट में हैं। वो बोला जाहिर है वो लोग तो अभी दूर होंगे, कुत्ता तो मेरी बू पर दीवाना वार लपका होगा, और अगर वो लोग गाड़ी में भी होंगे तो उससे मीलों पीछे रह गए होंगे। अब वो कुत्ते की आवाज से समत मालूम कर लेंगे। मैंने कहा आप जरा कमरे में जाइए, मैं कुत्ते को पकड़ने की कोशिश करता हूँ। मैंने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। जमाली ने वहशतज़दा होकर कहा तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम उस कुत्ते को पकड़ोगे? मैंने सर्द लहजे में कहा आपसे जो कहा जा रहा है वो करें, मेरे पास वक्त नहीं है, अभी तो कुत्ता सिर्फ गुर्रा रहा है। अगर उसने भौंकना शुरू कर दिया तो पूरी बिल्डिंग को मालूम हो जाएगा कि वो किस फ्लैट में है। जल्दी करें, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। मैंने सख्त लहजे में कहा आप दूसरे कमरे में जाकर उसका दरवाजा अंदर से बोल्ट कर लें और जब तक मैं आवाज न दूं बाहर मत आइएगा। वो बोला तुम वाकई पागल हो गए हो या फिर जिंदगी से बेजार हो, तुम्हें अभी अंदाजा नहीं है कि वो कुत्ता कितना खौफनाक है। मैंने जमाली का जुमला पूरा होने से पहले ही उसे दूसरे कमरे में धकेल दिया। फिर मैंने बाएं हाथ में रिवॉल्वर पकड़ा और दाएं हाथ से दरवाजे का बोल्ट नीचे सरका दिया। दरवाजा खुलते ही कुत्ता तूफानी अंदाज में जकंद लगाकर अंदर आया और मुझे नजरअंदाज करता हुआ उस कमरे की तरफ बढ़ा जिसमें जमाली गया था। कुत्ते के दाखिल होते ही मैंने दरवाजा फुर्ती से बंद करके चटखनी चढ़ा दी। कुत्ता दूसरे कमरे के दरवाजे से टकरा कर पीछे गिरा और एक मर्तबा फिर उठा। जमाली ठीक ही कह रहा था, वो इंतहाई खौफनाक कुत्ता था और कद में गधे से कुछ ही कम होगा। ग्रे हाउंड और ब्लड हाउंड के क्रॉस से वो मजीद खौफनाक हो गया था। उसके गले में बहुत कीमती और खूबसूरत कॉलर पड़ा हुआ था। मैंने झपट कर कुत्ते का गला दबोच लिया। उसी वक्त एक फायर हुआ और खिड़की का शीशा छन्नाके से टूटा। कुत्ते की गर्दन मेरे हाथ से छूट गई और उसने गुर्रा कर मुझ पर छलांग लगा दी। फायर होते ही मैं बरकी सूरत से खिड़की से दूर हो गया। कुत्ता एक मर्तबा फिर मुझ पर दीवाना वार लपका। वो इतना जसीम और खूंखार ग्रे हाउंड था कि मामूली दिल का आदमी तो उसे देखकर ही होश खो बैठता। उसने खौफनाक अंदाज में गुर्रा कर मुझ पर जस्त लगाई। उसने एकदम अपनी जगह छोड़ दी। कुत्ता अपने ही जोर में सामने वाली दीवार से टकराया। मुझे अब दोहरी मुसीबत का सामना था। कॉरिडोर में भी दौड़ते हुए भारी कदमों की आवाजें आ रही थीं। बाहर मौत इंसानी रूप में मेरी मुंतजिर थी और अंदर ग्रे हाउंड जैसा खूंखार कुत्ता मेरा नरखरा चबाने की फिक्र में था। कुत्ता दीवार से टकराकर फर्श पर गिरा और पलक झपकते ही जस्त लगाकर मेरी तरफ आया। इस मर्तबा मैं पहले ही तैयार था। मैंने जरा सा तिरछा होकर खुद को बचाया और उसके पेट में भरपूर किक रसीद कर दी। किक इतनी जबरदस्त थी कि कुत्ता फुटबॉल की तरह उछला और एक मर्तबा फिर मुखालिफ दीवार से टकराया। उस वक्त मेरे जिस्म की पूरी कुव्वत सिमट कर गोया मेरी किक में मुंतकिल हो गई थी। इस दफा कुत्ता फर्श पर गिरते ही बेहिस्सो हरकत हो गया। मैं जानता था कि वो अब कभी नहीं उठ सकेगा। मेरी उस खौफनाक किक से शायद बिफरा हुआ सांड भी दम तोड़ देता। कुत्ते के गिरते ही दरवाजे पर दस्तक हुई। जमाली साहब इस दौरान में दूसरे कमरे से लाउंज में आ गए थे। मैंने उन्हें दोबारा कमरे में जाने का इशारा किया और दाएं हाथ में रिवॉल्वर लेकर दरवाजा खोल दिया। मैं हर तरह की सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार था। दरवाजा खुलते ही एक नौजवान आदमी झपट कर अंदर आ गया। इससे पहले कि मैं उसे कुछ पूछता, उसने जल्दी से दरवाजा बोल्ट कर दिया और मेरी तरफ घूमा। मैंने उसे रिवॉल्वर की जद में लेते हुए कहा, कौन हो तुम? उसने दोनों हाथ पहले ही उठा दिए थे। फिर वो सरगोशी में बोला, मैं दुश्मन नहीं दोस्त हूँ। मैंने गौर से उसका जायजा लिया। उसने लाइट ब्लू शलवार सूट पहन रखा था, पैरों में एयर सोल के जूते थे और जिस्म पर इंतहाई कीमती लेदर जैकेट। वो चेहरे से इंतहाई सख्त गिर लग रहा था।
اس کا قد دراز اور ہاتھ پاؤں خاصے مضبوط لگ رہے تھے۔ 7mm کی ایک رائفل اس کے شانے پر جھول رہی تھی۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں چمڑے کا ایک ہینڈ بیگ تھا جو اب فرش پر رکھا ہوا تھا۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ وہ بھی دشمنوں کی کوئی چال ہے، ورنہ اتنا مسلح ہونے کے باوجود کوئی بھی شخص آسانی سے قابو میں نہیں آتا۔ میں نے دوسری مرتبہ انتہائی درست لہجے میں کہا، بولتے کیوں نہیں کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ بولا، سائیں میرا نام گامی ہے۔ اور اچانک مجھے جمالی کی آواز سنائی دی، ارے گامی تو یہاں کیسے آ گیا بابا؟ اس نے نظریں جھکائیں، بولا، سائیں میں تو شروع سے ہی آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے مڑ کر کہا، یہ کون ہے جمالی صاحب؟ ویسے میں گامی کی طرف سے خاصی حد تک مطمئن ہو گیا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ ذاتی خدمتگار یا مزارہ ہے۔ جمالی نے ہنستے ہوئے کہا، یہ غلام محمد ہے مگر لوگ اسے گامی کہتے ہیں، یہ میرا باڈی گارڈ ہے۔ پھر وہ گامی سے مخاطب ہوا، اور سنا بابا گوٹھ کا کیا حال ہے؟ اس نے آہستہ سے کہا، گوٹھ میں سب ٹھیک ہے سائیں۔ پھر بولا، سائیں ابھی آپ ادھر سے نکل جائیں، بلڈنگ کے گیٹ پر اپنے آدمی موجود ہیں۔ اور جمالی نے اس کی بات کاٹ دی، بولا، نہیں بابا نہیں، ہم اپنے دوست کو اس مصیبت میں چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اس سے 2 گھنٹے پہلے ملاقات ہوئی تھی اور وہ مجھے اپنا دوست کہہ رہا تھا۔ نہ صرف دوست کہہ رہا تھا بلکہ وہاں سے جانے پر بھی آمادہ نہیں تھا۔ میں نے کہا، میری فکر مت کریں جمالی صاحب، میں تو ان حالات کا عادی ہو چکا ہوں۔ آپ اہم آدمی ہیں، آپ فوراً یہاں سے نکل جائیں۔ میرا اندازہ ہے کہ یہ کتا میری ہی بو پر یہاں آیا تھا اور اب تک دشمنوں نے بلڈنگ کو گھیر لیا ہوگا۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ میرے دشمن کون ہیں۔ گامی نے کہا، آپ جائیں سائیں، کامران ٹھیک کہہ رہا ہے، ان لوگوں نے اس بلڈنگ کو گھیر لیا ہے، ورنہ ہم اسے بھی یہاں سے لے چلتے، میں کامران کے ساتھ رہوں گا۔ اس نے کندھے سے لٹکی ہوئی رائفل ہاتھ میں پکڑی، پھر بولا، آپ فکر مت کریں سائیں، اگر کامران صاحب آپ کے دوست ہیں تو ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ ان کے دشمن کون ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں۔ میرے بہت زیادہ اصرار پر جمالی نیم دلی سے بولا، ٹھیک ہے بابا، دل تو نہیں چاہتا مگر تم لوگوں کی یہی مرضی ہے تو ٹھیک ہے۔ پھر وہ گامی سے مخاطب ہوا، بولا، میرے دوست کو اس خطرے سے نکال کر ہی مجھے شکل دکھانا۔ گامی نے جلدی سے کہا، خادم ہوں سائیں۔ پھر بولا، سائیں مین گیٹ پر علی محمد اور پیرل لینڈ کروزر میں موجود ہیں۔ جمالی نے اس کی بات کاٹ دی، بولا، ارے بابا میری پرواہ مت کرو۔ وہ روانگی سے پہلے مجھ سے بغل گیر ہوا، پھر دروازہ کھول کر باوقار انداز میں چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ جمالی کے جاتے ہی میں نے جھپٹ کر پھر دروازہ بولٹ کر دیا۔ گامی نے پرسکون انداز میں سانس لیا اور لاؤنج میں پڑے ہوئے صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ پھر کچھ توقف کے بعد بولا، کامران صاحب اب میں زیادہ اچھے طریقے سے کام کر سکوں گا۔ سائیں ادھر رہتے تو مجھے انہی کی فکر لگی رہتی۔ میں نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر اپنا بریف کیس اٹھایا اور رائفل اسمبل کرنے لگا۔ اس کے بہت سے فاضل راؤنڈز میری جیکٹ کی جیبوں میں تھے جو اس وقت الماری میں تھی۔ میں نے بہت عجلت میں لباس تبدیل کیا اور اپنا مخصوص لباس پہن لیا، جینز، چمڑے کی جیکٹ اور کریپ سول کے لانگ شوز، جن کی خفیہ جیبوں میں باریک پھل والے خنجر پوشیدہ تھے۔ ہر طرح سے تیار ہونے کے بعد میں نے سوچا کہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر کافی ہی پی لوں۔ میں کافی بنانے کے ارادے سے کچن کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے کیتلی میں پانی ڈالا ہی تھا کہ مجھے کوریڈور میں بہت سے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں جلدی سے لاؤنج میں آ گیا۔ اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ میرے ساتھ ہی گامی نے گھور کر دروازے کی طرف دیکھا، پھر ہیجانی انداز میں بولا، اس فلیٹ سے باہر نکلنے کا کوئی اور راستہ بھی ہے؟ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، صرف ایک راستہ ہے، ہم پیچھے والی کھڑکی سے نکل جائیں۔ وہ بولا، مگر اس میں تو گرل لگی ہوئی ہے۔ میں نے اطمینان سے کہا، گرل تو چند لمحوں میں اکھاڑ پھینکوں گا، مگر وہاں سے کودنے کے لیے ہمیں پیراشوٹ کی ضرورت پڑے گی۔ دوسری صورت میں پولیس نیچے سے ہمارا ملبہ ہی اٹھائے گی۔